बीजेपी अपने आप को हिंदुत्व का सबसे बड़े ठेकेदार घोषित करती है, हिंदुत्व का सबसे बड़ा झंडा बरदार घोषित करती है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ हुआ है उसको आप गौर से देखिए। अजीत पवार का निधन होता है 28 जनवरी को, 29 जनवरी को अंतिम संस्कार हुआ और आज 31 जनवरी को शपथ ग्रहण हो रहा है। राज्य के अंदर 3 दिन का राजकीय शोक मनाया गया, राजकीय शोक की घोषणा की गई और अंतिम संस्कार के 2 दिन के भीतर भीतर शपथ ग्रहण हो रहा है। आखिरकार इतनी जल्दबाजी किस बात की है? क्या शरद पवार का डर था? क्या यह डर था कि विधायक शरद पवार के साथ में चले जाएंगे और उसके बाद में एक मजबूत एनसीपी बन जाएगी? और वो मजबूत एनसीपी बीजेपी चाहती नहीं है। सुनेत्रा पवार, अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, वो चल करके जा रही है। आप तस्वीर जरा देखिए राष्ट्रपति भवन के अंदर और उनके चेहरे पर उस दुख को पढ़ने की कोशिश कीजिए। और ये दुख क्यों है, आप सोचिए जरा इस बात को। बीजेपी ही सब कुछ है महाराष्ट्र के अंदर, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। बीजेपी के हाथ में ही सब कुछ है, उसके हाथ में ही चाबी है। और आप देखिए कि जहां पर मुख्यमंत्री के ऐलान में महीने भर का समय लग जाता है, 1.5 महीने का समय लग जाता है, वहां पर डिप्टी सीएम की कुर्सी पर सुनेत्रा पवार को महज अंतिम संस्कार के 48 घंटे के अंदर अंदर 2 दिन के भीतर भीतर बैठा दिया गया। क्या ऐसी मजबूरी थी? सुनेत्रा पवार वो राज्यसभा की सांसद थी, आनन फानन में उनका वहां से इस्तीफा करवाया गया और उसके बाद में उनको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जो है वो बैठने के लिए कहा गया और उन्होंने शपथ ली। वहां के राज्यपाल आचार्य देवव्रत उन्होंने शपथ दिलवाई और उसके बाद में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। और वित्त मंत्रालय, जो बड़ा मंत्रालय, अहम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, जो वित्त मंत्री थे अजीत पवार, वो मंत्रालय क्या अब उनको मिलेगा? मुमकिन दिखाई नहीं देता है। महाराष्ट्र के अंदर बजट पेश होना है और उस बजट को लेकर के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि महाराष्ट्र में बजट आएगा और बजट हम वही लेकर के जा रहे हैं जो अजीत पवार ने तैयार किया था। यानी आप समझ गए होंगे कि वो वही बजट जो है वो लेकर के जा रहे हैं जो अजीत पवार ने तैयार किया था, यानी बजट वो खुद ले पढ़ेंगे। अब वित्त मंत्रालय जो है वो वही देखेंगे, ये भी साफ हो गया है। तो क्या सुनेत्रा पवार उनको वहां पर बैठा करके और बीजेपी अब एनसीपी के इस गुट को भी खुद ही चलाएगी? क्योंकि अगर एनसीपी के दोनों गुट अगर एक हो जाते, शरद पवार के हाथ में कमान चली जाती, तो शरद पवार इस सरकार के लिए सिरदर्द बनते। शरद पवार चाहे भले ही बीजेपी के साथ में चले जाते, लेकिन शरद पवार वो जानते हैं कि किस प्रकार से राजनीति की जाती है, किस प्रकार से सरकार चलाई जाती है और किस प्रकार से मंत्रालय लिए जाते हैं। यहां पर सुनेत्रा पवार को बैठा दिया गया और सुनेत्रा पवार वो तो इस वक्त में उस गम में है, उनके पति के गम में है। आप सब जानते हैं, कोई भी महिला हो उसके लिए आसान नहीं है कि जब पति वो चला जाए उसके बाद में 48 घंटे के अंदर अंदर आपको कह दिया जाए कि आपको शपथ लेनी है, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या होगी इस वक्त में। 12 दिन कहा जाता है कि 12 दिन, मौत के 12 दिन तक जो है वो शोक रहता है परिवारों के अंदर, कोई शुभ काम नहीं होता है। ये सनातन की परंपरा जो कहती है। लेकिन साहब देखिए, कुर्सी, सत्ता, राजनीति कितनी कठोर है। और आप सोचिए कि भाजपा इस चीज को रुकवा सकती थी। भाजपा कह सकती थी कि कोई दिक्कत नहीं है, कहीं किसी प्रकार की कोई डर नहीं है, आप आराम से पहले अपना शोक कम से कम पूरा कर लीजिए। उनको दुख मनाने का भी समय नहीं मिल पाया, दुख मनाने का भी। आप सोचिए जरा इस बात को। और हो सकता है कि यह भी हो जाता कि अगर वो मना करती तो आधे इधर चले जाते, आधे उधर चले जाते और वो अकेली बेचारी रह जाती।
अब सोचिए राजनीति कितनी निर्मम और कितनी कठोर है। यानी 40 विधायक हैं, 40 में से 20 बीजेपी में चले जाते हैं, 20 शरद पवार के साथ में चले जाते हैं और सुनेत्रा पवार वो अकेली रह जाती। शरद पवार से जब पूछा गया कि शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, आप क्या कहेंगे, शरद पवार ने कहा कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। यानी शरद पवार को भी अंधेरे में एक तरीके से रखा गया। आज एनसीपी शरद पवार की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें कहा गया कि अजीत पवार चाहते थे कि दोनों गुटों का विलय हो जाए, दोनों गुट एक साथ आ जाएं, लेकिन साहब राजनीति बहुत कठोर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सरकार के अंदर से ही विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, सुनेत्रा पवार की ताजपोशी पर सवाल और सियासत। सुनेत्रा को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर मंत्री संजय सिरसाट उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि इतनी जल्दबाजी लोगों को समझ में नहीं आ रही है। यह अपने आप में बहुत हैरान करने वाली बात है कि अभी तो अंतिम संस्कार के 48 घंटे भी नहीं बीते थे और आप जो है वो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और ये सब कुछ हो रहा है। ये वाकई जो है वो निर्मम है, बहुत निर्मम है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई दे रहे हैं, सुनेत्रा पवार को बधाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि सुनेत्रा पवार वो महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है। अब ये जो हो रहा है ये राजनीति में निर्ममता को दिखाता है कि राजनीति में कहीं कोई जगह नहीं है इमोशन के लिए। बहुत कठोर राजनीति है, कहीं कोई जगह नहीं है। और जबकि देखिए इस वक्त में जो चाबी है वो भाजपा के पास में और भाजपा फ्री हैंड करे, लेकिन ये कहा जा रहा था कि एनसीपी के विधायक वो चाहते थे कि शरद पवार अब नेतृत्व करे, ये गुट एक हो जाए, परिवार एक हो जाए, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती थी कि मजबूत एनसीपी उसके सामने रहे, क्योंकि अगर मजबूत एनसीपी उसके सामने रहेगी तो फिर उसके सामने समस्या खड़ी हो जाएगी और इसीलिए जो है वो अलग अलग दो गुट रहेंगे तो फिर आसानी रहेगी। महाराष्ट्र में जब उनसे पूछा गया कि क्या परिवार के सदस्य के तौर पर उन्हें सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनाने के बारे में भरोसा लिया गया था, तो एसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि अगर परिवार पर कोई विपदा आती है तो परिवार एकजुट रहता है, परिवार में कोई समस्या नहीं है। सुनेत्रा पवार के शपथ लेने के बारे में मुझे नहीं पता है, यह शरद पवार का कहना है। सुनेत्रा पवार के आज डिप्टी सीएम, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेने के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनकी पार्टी ने ही तय किया होगा। दोनों एनसीपी के विलय को लेकर के जयंत पाटिल और अजीत पवार के बीच पिछले 4 महीने से चर्चा हो रही थी, चर्चा सकारात्मक दिशा में चल रही थी। 12 तारीख को सार्वजनिक घोषणा भी होने वाली थी। तो शरद पवार कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक था, चर्चा चल रही थी और दोनों पार्टियों का विलय होना था। 12 तारीख की तारीख जो है मुकर्रर हो गई थी, लेकिन साहब जो ताकतवर है वो चाहता ही नहीं है कि उसके सामने एक और बड़ी ताकत जो है वो खड़ी हो जाए। और अगर एक और बड़ी ताकत खड़ी हो जाएगी तो फिर उसके बाद में उसको डर लगता है। और कमजोर लोगों की ये कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी खासियत होती है कि कमजोर लोग हर किसी को डरा करके राज करना चाहता है, ये कमजोर आदमी के बारे में कहा जाता है। खैर, महाराष्ट्र की राजनीति वाकई बहुत निर्मम है। आप देखिए कि पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी, उसको कैसे किस तरीके से तोड़ा गया और अब एक 2 पार्टियां वो जुड़ना चाहती थी, जुड़ रही थी, लेकिन दोनों पार्टियां जुड़ ना पाए, इसलिए सुनेत्रा पवार को जो है वो शपथ दिलवा दी। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। 1963 का जन्म है सुनेत्रा पवार का, 63 साल की हैं, राज्यसभा
के अंदर अभी चुनी गई थी। अभी 2024 के चुनाव में बारामती से सुप्रिया सुले के सामने वो चुनाव लड़ी और चुनाव हार गई। और उसके बाद में बीजेपी ने 18 जून 2024 को, यानी जून में ही जो है वो जब चुनाव के नतीजे आए 4 जून को, तो 4 जून को नतीजों में पता चला वो हार गई। 14 दिन के अंदर अंदर उनको राज्यसभा के सांसद के तौर पर शपथ दिलवाई गई। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब उनको संसद के अंदर राज्यसभा के सांसद के तौर पर शपथ दिलवाई गई थी। और अब जो है ये दूसरी तस्वीर भी आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, जो आज की हैं, और दोनों की बॉडी लैंग्वेज, दोनों के हाव भाव वो अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। 12 दिन का इंतजार भी नहीं हो पाया और 12 मिनट का आज शपथ ग्रहण समारोह हो गया। और ये जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, इसको लेकर के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी की आवश्यकता क्या थी? क्या बीजेपी उसको इस बात का अंदाजा हो गया था कि शरद पवार बड़ा खेल करने वाले हैं, शरद पवार वो चाबी एनसीपी की एक करने वाले हैं, और अगर ये चाबी अगर एक हो गई तो फिर उसके लिए मुसीबत हो जाएगी, उसके लिए जो है वो एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। फिर शरद पवार वो वित्त मंत्रालय भी लेते और दूसरे मंत्रालय वो भी लेते। अब बहुत मुमकिन है कि यहाँ पर ये कह दिया जाएगा कि इनको प्रशासनिक अनुभव नहीं है सुनित्रा पवार को, क्योंकि पहली बार की जो है ये आप कहिए कि अभी तो ये एमएलसी भी नहीं है, एमपी भी, वहाँ पर एमएलए भी नहीं है, एमएलसी बनेंगी ये, या कहीं से कोई विधायक जो है वो इस्तीफा देगा, फिर उपचुनाव होंगे तो ये विधायक बनेंगी। तो अभी तो प्रशासनिक कोई अनुभव भी नहीं है, और ऐसे में इनको वित्त मंत्रालय दिया नहीं जाएगा। वित्त मंत्रालय मुख्यमंत्री अपने पास में रखेंगे, इनको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और राजनीति किस तरीके से चलती है ये अपने आप में दिखाता है। जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, महाराष्ट्र में एनसीपी के 40 विधायक हैं। 2024 विधानसभा चुनाव हुए, 288 कुल सीटें हैं। बीजेपी के पास में 132 सीटें, शिवसेना यहां पर एकनाथ शिंदे के पास में 57 विधायक है, और एनसीपी अजीत पवार गुट उनके पास में 41 विधायक। शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे उनके पास में 20 विधायक हैं, कांग्रेस के 16 विधायक, एनसीपी शरद पवार गुट के 10 विधायक हैं, जन स्वराज शक्ति 2 विधायक हैं उनके, समाजवादी पार्टी 2, एमआईएम 1 और अन्य 7 है। अब अगर ये दोनों गुट एक हो जाते तो 51 विधायक हो जाते। और तीसरा सबसे बड़ा दल महाराष्ट्र के अंदर ये दोनों दल बनकर के हो जाते, यानी एनसीपी गुट और एनसीपी अजीत पवार, ये दोनों मिलकर के, शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट, ये दोनों मिलकर के 51 विधायक हो जाते। और उसके बाद में बीजेपी के सामने एक मुसीबत ये खड़ी हो जाती कि 132 विधायक बीजेपी के पास में है। बीजेपी अकेले पूर्ण बहुमत में नहीं है, सत्ता गठबंधन के सहारे ही है। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में महायुति यानी बीजेपी गठबंधन ने 230 सीटें जीत करके बहुमत हासिल किया था। अजीत पवार की पार्टी 59 सीटों पर चुनाव लड़ी और 41 सीटों पर जीत हासिल हुई। अजीत पवार बारामती सीट से विधायक चुने गए थे और उनके निधन के बाद में ये सीट खाली हो गई है, और अब यहीं पर हो सकता है कि ये चुनाव लड़ेंगी और निर्विरोध तरीके से यहाँ पर सुनित्रा पवार जीत जाएंगी। लेकिन राजनीति अपने आप में महाराष्ट्र की किस तरीके से बदल रही है और महाराष्ट्र की राजनीति पिछले 4-5 साल से कैसे बदली है वो हम सबके सामने है। जब गुवाहाटी ले जाया गया उद्धव ठाकरे के विधायकों को, वहाँ पर गुवाहाटी के अंदर होटल में बैठ करके जो है वो वहाँ से फैसले होते रहे, 1-1.5 महीने तक वो पूरा खेल चलता रहा, हमने देखा। और अब जो है वो 3 दिन 2 दिन, राजकीय शोक 3 दिन का था और अंतिम संस्कार के 2 दिन के भीतर शपथ हो। ये बहुत बड़ी बात है। कभी जब चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव हुए थे इंदिरा गांधी के बाद में, तो अडवाणी ने उन चुनावों को लोकसभा चुनाव की जगह पर शोक सभा चुनाव कहा था कि ये तो इंदिरा की मौत के बाद में शोक में चुनाव जो हुए हैं, और उसके बाद में राजीव गांधी को इतना बड़ा बहुमत मिल गया। वो तो कम से कम चुनाव थे, चुनाव हुए थे बाकायदा। यहां तो कुछ भी नहीं हुआ, यहां तो 12 दिन भी पूरे नहीं हुए साहब। और आप देखिए शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। क्या इसको देख नहीं रही है दुनिया? और जो बीजेपी अपने आप को हिंदुत्व की झंडा बरदार बताती है,
वो बीजेपी जो है वो इतनी डर रही है कि दो गुट अगर एक साथ आ जाएंगे, दो भाई अगर एक साथ हो जाएंगे तो इतना खतरा हो जाएगा उसके लिए, जबकि सरकार बहुत मजबूत है, अभी भी कोई संकट नहीं है बीजेपी के ऊपर, लेकिन फिर भी आप देखिए। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।